108 विज्ञापक मुनि श्री विद्यासागर महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। जैसा कि आपने पूछा कि 148 प्रकृतियाँ किसके एक साथ सत्ता में रहती हैं, तो ये 148 प्रकृतियाँ नाना जीवों की अपेक्षा होती हैं। नाना जीवों की अपेक्षा एक जीव के पूरी 48 प्रकृतियाँ एक साथ सत्ता में नहीं रह सकती, क्योंकि 4 आयु में से एक साथ 2 आयु सत्ता में रह सकती हैं। ठीक है, तो 2 भी कम हो जाएंगे। इसी तरह से बाकी तो 146 सत्ता में रह सकती हैं, और भी कम हो जाती हैं, कहीं वो सत्ता में नहीं है, तो सत्ता में न रहने के कारण वो कम हो जाती हैं। नाना जीवों की अपेक्षा 148 बनती है। हाँ, नाना जीवों की अपेक्षा 148 बन जाती हैं। बाकी तो सत्ता में रहती हैं, और बंद अलग अलग होता है। बंद जो है जैसे कि नाम कर्म की प्रकृतियाँ हैं, तो नाम कर्म की प्रकृतियों में अलग अलग बंध होता है। जैसे कम से कम नाम कर्म की प्रकृतियों में कम से कम एक प्रकृति का बंध भी होता है, कम से कम। हाँ, 93 में से 10वें गुण स्थान में। और अधिकतम एक साथ 31 प्रकृतियों का बंध होता है। वो कौन से गुण? कम से कम एक प्रकृति का और अधिकतम 31 प्रकृति का बंध होता है। ये 7वें गुण स्थान बंध होता है, 7 में तीर्थंकर आहार द्वैक सहित। बाकी 23 प्रकृति का बंध स्थान होता है, 25 प्रकृति का बंध स्थान होता है। नाम कर्म में 23 प्रकृतियां भी बंद होती हैं, 25 प्रकृतियां भी होती हैं, 26 भी होती हैं, 28 का होता है, 29 का होता है, 30 का होता है, 31 का होता है, और एक प्रकृति का भी होता है। तो इस प्रकार से 8 बंद स्थान होते हैं नाम कर्म में। 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 और 1। 23, 25, 29, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 और 1। तो इस प्रकार से ये 8 बंद स्थान नाम कर्म में होते हैं। ठीक है, हाईएस्ट 31 प्रकृति का बंध कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि नाम कर्म में 2 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं। एक तो पिंड प्रकृतियां होती हैं और एक अपिंड प्रकृतियां होती हैं। पिंड प्रकृति का मतलब है कि एक एक प्रकृति के बहुत सारे भेद हों। जैसे गति नाम कर्म में, तो गति नाम कर्म में कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। जाति नाम कर्म में कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। इंद्रिय, गति, जाति, आंगोपांग, शरीर, संस्थान, सहनन आदि आदि, तो ये क्या है? ये सब पिंड प्रकृतियां हैं। तो पिंड प्रकृतियों में एक प्रकृति के अनेक भेद हों, तो ऐसी 14 है पिंड प्रकृतियां। ठीक है, और 28 होती हैं सिंगल प्रकृतियां, अपिंड प्रकृतियां में कहते हैं। मतलब एक अकेली रहती है। एक अकेली रहती है, तो अपिंड हो गए, हाँ, जो साथ में इकट्ठी। हाँ। और पिंड प्रकृतियों में और अपिंड प्रकृतियों में भी प्रतिपक्षी और अप्रतिपक्षी 2 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं। प्रतिपक्षी माने उसकी अपोजिट, शीत और उष्ण। जैसे कि उदाहरण के लिए ले बने यश कीर्ति और अयश कीर्ति, आदि अनादि, स्थिर अस्थिर, शुभ सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर। तो ये जो है सप्रतिपक्षी। अब उनमें से कोई एक होगी। हाँ, और
कुछ प्रकृतियां ऐसी हो जो अप्रतिपक्षी होती हैं, जैसे कि तीर्थंकर, इसकी कोई प्रतिपक्षी नहीं है। आहारक शरीर, आहारक शरीर का तो पिंड प्रकृतियों में आ जाएगी, शरीर में आ जाएगी। उद्योत, उद्योत ये 22 में आ जाएंगे तो। हाँ, तो ये सारी प्रकृतियां, पिंड प्रकृतियां, अपिंड प्रकृतियां, सप्रतिपक्षी, अप्रतिपक्षी, ये सारी प्रकृतियां 34 स्थान दर्शन में पूरी दी हैं, अलग अलग करके। ठीक है, बड़ी वाली 2 नंबर में, दूसरे भाग में, दूसरे भाग की परिशिष्ट में उन्हें कर्मकांड का निचोड़ है पूरा, तो उसमें दिया हुआ है, वहां से देख लेना इनके नाम पूरे। तो हमारे कहने का मतलब है कि उनके 8 स्थान होते हैं। ठीक है, नाम कर्म के बंद स्थान 8 होते हैं। तो 8 बंद स्थानों में ये हमने बताया। तो क्या कह रहे थे कि पिंड प्रकृतियां, अपिंड प्रकृतियां, पिंड प्रकृतियां 14 और अपिंड प्रकृतियां कितनी है 28। ठीक है, कुल मिलाकर के 42 प्रकृतियां हो जाती है नामकर्म की। तो नामकर्म की 42 प्रकृतियां होगी। अब इनके पिंड प्रकृतियों को भेद करेंगे, तो भेद करेंगे 93 बन जाते हैं। जैसे गति के भेद किए, जाति के भेद किए, संयोजन के भेद किए, संस्थान के भेद किए, अंगोपांग के भेद किए, बंधन के भेद किए, संस्थान के भेद किए। तो इस तरह से ये 93 प्रकृतियां नामकर्म की बन जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इसमें बंध व्यवस्था होती है। एक साथ सारी प्रकृतियों का एक जीव के बंध नहीं होता, नाना जीवों की अपेक्षा 93 प्रकृतियों का बंध होता है, नाना जीवों की। और अब आ जाते मोहनी कर्म में। मोहनी कर्म, तो मोहनी कर्म में बंध स्थान कितने हैं? मोहनी कर्म में बंध स्थान कितने हैं? अरे 28 प्रकृतियां तो हैं, लेकिन बंध स्थान कितने हैं? मोहनी कर्म के 15 बंध स्थान होते हैं। ठीक है, प्रकृतियां कितनी हैं? 28। बंध स्थान कितने हैं? 15। अब उसमें क्या रहता है कि 2 प्रकृतियों का तो बंध होता नहीं है, सम्यक तो प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, इनका तो बंध नहीं होता है, मिथ्यात्व का बंध होता है ना। तो 26 प्रकृतियां बंध योग्य होती हैं। बंध योग्य कितनी है? 26। तो 26 प्रकृतियों में अब बंद स्थान कितने हैं? 15। कौन कौन से हैं? 22, 21, नहीं 15 नहीं, बंद स्थान 10 होते हैं। सॉरी, बंद स्थान कितने हैं? 10। सत्व स्थान 15 होते हैं। कौन से स्थान? सत्व स्थान, सत्व स्थान वो 15 होते हैं। बंद स्थान कितने होते हैं? 10। कौन कौन कितने होते हैं? देखो 22 सत्य जिसे बोलते हैं, सत्व, सत्व माने सत्ता में रहने का स्थान। तो 22, 21, 17, 13, 9, 5, 4, 3, 2 और 1। दो आएगा ना सम्यक मिथ्यात्व दूसरे नंबर। दो किसको लिया आपने? 2 किसको लिया? जी। बंद स्थान पड़ोस के। अच्छा। 22 प्रकृतियों में, 22 प्रकृतियों में कौन कौन से नहीं होंगे? 22 प्रकृतियों में क्या रहता है कि 22 प्रकृतियों में ये मोहनी की है। क्या रहता है? मोहनी प्रकृति। उसमें क्या रहता है कि हास्य रति, तो ये 2 में से एक का ही बंद होगा। एक समय शोक, हास्य, हास्य हास्य या शोक, ये 2 का जोड़ा है। तो हास्य और शोक, या तो व्यक्ति दुखी होगा या प्रसन्न होगा, तो 2 में से एक ही तो होगा। तो एक का बंद होगा एक समय में, या तो हास्य का होगा या शोक का होगा। रति अरति, या तो प्रेम कर रहा होगा या घृणा कर रहा होगा, तो 2 में से एक का होगा। ठीक है, तो 2 तो जे कम हो गई। भय और जुगुप्सा तो बराबर चलता है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। अब आ जाता है वेद, 3 वेद।
तो 3 वेदों में से एक ही वेद का बंध होगा, तो दो वे कम हो गई, तो 2 और 2 4 कम हो गई। 26 में से 4 गई तो 22। तो एक समय में मिथ्यात्व के साथ मिथ्या दृष्टि को 22 प्रकृति का बंध होता है। भरत जी एक बार नंबर फिर से बता दीजिए। 22, 21, 17 है नंबर बताए थे ना आपने? हाँ, 22, 21, 17, 13, 9, 5 22, 21, 17, 13, 9, 5, 4, 2 और 1 13 की बात कितना? 2 और 1 बोला 13 3 3 नहीं बोला था, बोला दो, तीन, ये बोला आपने। नहीं बोला 2 और 1 बोला 3 2 1। 3, 2, 1 ठीक है। 17 13 के बाद हाँ, ध्यान नहीं रहा। 17, 13, 9, 5, 4, 3, 2, 1 9 5 4 3 2 1। हाँ, अब देखो, तो अब यहाँ पर क्या है कि 22 प्रकृति मिथ्या दृष्टि को बनती है। मिथ्या तो सहित कितनी प्रकृति को बंद हो रहा है? कम कौन सी वही? 4 चार कौन सी कम वही? एक वेद कम हो गया। दो प्रतिपक्षी है ना, उनमें से एक एक ले लो। दो का जोड़ा है ना, हास्य सो रति अरति, तो ये दो का जोड़ा है, तो इसमें एक एक ले लो, क्योंकि एक समय एक का ही होगा। और 3 वेद में से एक का ले लो, तो 2 वेद कम हो गई, तो 4 कम हो गई, तो 26 में 4 की तो 22 बची। ठीक है। अब 7 साधन गुण स्थान में मिथ्यात्व का बंध नहीं होता है, तो कितनी होती है? 21, एक कम हो गई, मिथ्यात्व कम हो गई, तो कितनी रहेगी? 21, 22 में से एक गई। ठीक है ना। अब इसके बाद और आगे चल, अब आ गया तीसरा गुण स्थान, तो अनंतानुबंध की बंध विच्छुति हो जाती है दूसरे गुण स्थान में। तो दूसरे गुण स्थान उसकी बंध विच्छुति हो 4 गई सीधी, तो 21 में से 4 गई तो 17 बची। तो चौथे गुण स्थान में 5वें गुण स्थान में 70 प्रकृति का बंध होता है ना। अब और आगे बढ़ो, तीसरे चौथे, अब और आगे बढ़ो, अब 5वें गुण स्थान में आओ, तो 5वें गुण स्थान में 4 और चली गई। चौथे गुण स्थान वाले अप्रत्यय वर्ण कसाय, उनका बंध विच्छुति हो गई, तो 5वें गुण स्थान में कितनी रह गई? 13। ठीक है। 6वें गुण स्थान में 4 और चली गई, प्रत्यय वर्ण 9 बची। अब 9 बची, अब और आगे बढ़ो, तो आगे चल करके 8वें गुण स्थान में है 6वें साथ जी रही 13। पहले रुक तो जाओ, पहले चल जाए आगे, अब सुनते जाओ पहले, है ना। फिर समझ में नहीं आया फिर रिपीट कर देना। अब हम अपन आगे बढ़े, 6वें 7वें में जी रहेंगी। 8वें गुण स्थान में 6 नौकसायों की बंध विच्छुति हो जाती है। कौन कौन सी? नौकसाय, हास्य रति अरति शोक भय जोत्सा, और 3 वेद नहीं, 2 वेद पहले ही, एक तो पहले गुण स्थान में हो गया, और एक जो है दूसरे गुण स्थान में हो गया था नपुंसक और स्त्री वेद, तो वो एक गिन रहे ना, वेद में से एक गिन रहे बंध में। अब 8वें गुण स्थान में आएगा, 8वें गुण स्थान में विच्छुति होगी, तो 6 7 8 इन गुण स्थानों में 9 प्रकृति का बंध स्थान होता है। ठीक है। 6 7 8, क्योंकि 9 का साय यहाँ बंद हो रहा है, अब विच्छुति हो जाएगी इसके बाद। तो अब आगे नहीं होगा, 9वें गुण स्थान में नहीं होगा, उसमें भी 8वें गुण स्थान के अलग अलग भाग होते हैं, तो जिस गुण स्थान विच्छुति हो जाए तो उसके आगे नहीं होता है, है ना। अब अपन आते हैं अनिवृत्तिकरण गुण स्थान 9वां, तो 9वें गुण स्थान में एक तो पुरुष वेद का बंध होता है और 4 संजुलन, तो बंध स्थान कितना हुआ? 5। ठीक है। अब 5 का बंध स्थान हुआ। इसके बाद कुछ समय के बाद पुरुष वेद का भी बंध रुक जाता है, बंध विच्छुति हो जाती है, तो कितनी रहेगी? 4। फिर क्रोध की बंध विच्छुति हो जाती है, कितनी रहेगी? 3। फिर मान की बंध विच्छुति हो जाती है 2। फिर माया की बंध विच्छुति हो जाती है, फिर लोभ की बंध विच्छुति हो जाती है। खत्म। पुरुष वेद गया तो 4, क्रोध गया 3, मान गया
2 माया गई, एक लोभ गया, 0 खत्म। 10वें गुण स्थान 9वें गुण स्थान भी हो जाते हैं। 10वीं में लोग 10 सूक्ष्म लोग हैं। लोभ का साय नहीं, वो तो उदय में रहता है। उदय में, अच्छा बंद में, हाँ बंध विच्छुद्धि तो 9वें में ही हो जाती है। हाँ 9 में। आगे समझ में? जी जी। तो ये 10 स्थान होते हैं, बंद स्थान 10 में 10वें में 4 है। 10वें में 4 11 में 3 नहीं नहीं चल रहा है। ये सब 9वें में ही जाएंगी, बंध विच्छुद्धि 9वें में ही हो जाएगी सबकी, 9वें गुण स्थान में। तो इस प्रकार से ये बंध की व्यवस्था मोहनी कर्म की है, नाम कर्म की, मोहनी कर्म की। दर्शनावरणी में कितने होते हैं बंध स्थान? दर्शनावरणी में 9 6 4 9 6 4, ठीक है, सिर्फ 3 ही रहते हैं। 3 9 6 4 12वें गुण स्थान में छूटेगा ना ये, क्या? मतलब 4 दर्शनावरणी ज्ञान। देखो 3 महानिद्राओं की बंध विच्छुद्धि या दूसरे गुण स्थान में, 3 महानिद्राएं महानिद्रा, हाँ दूसरे गुण स्थान में। निद्रा और निद्रा निद्रा हाँ, और प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान कृति, 3 चल गया। ठीक है। तो क्या रहेगी? 9 में से 3 गई तो 6, और प्रचला और निद्रा इनकी बंध विच्छुद्धि जो थी 8वें गुण स्थान में, तो 2 भी चली गई। अब क्या रहेगी? 4। तो इस तरह से 4 6 और 9 ये बंध स्थान दर्शनावरणी क्रम में होते हैं। 4 6 ज्ञानावरणी क्रम में एक ही बंध स्थान होता है, 5 प्रकृति को बंध होता है। वेदनी में एक ही होता है, आयु में एक ही होता है, नाम में एक ही होता है, गोत्र में एक ही होता है, इनमें एक ही होता है। तो इस तरह से इन सारी प्रकृतियों को गुणस्थान के हिसाब से अपन जोड़ लें कि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में नाम कर्म की कितने बंध स्थान होते हैं? तो 30 होते हैं, ठीक है। मिथ्या मोहनी कर्म के 22 होते हैं, 22 और 30 52। दर्शनावरणी के 9 होते हैं, और ज्ञानावरणी के 5, कितने हो गए? 66। और ऐसी वेदनी में से 1, आयु 1, नाम 1, गोत्र 1, कितने हो गए? और अंतराय 5। अंतराय का एक ही बंध स्थान होता है, 1। तो ये जोड़ लो, और जोड़ करके इतने बंध स्थान होते हैं एक साथ एक जीव। कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? अधिकतम, और कम से कम 1 होता है वेदनी क्रम का, 7 वेद, 11 12 13। तो इस तरह से ये प्रकृतियों की व्यवस्था, बंध की व्यवस्था होती है। इसी तरह से उदय की व्यवस्था अलग अलग। साता नहीं जाती होगी महाराज जी, 13 14 तक साता ही का होगा। बंध तो साता का ही होता है, बंद साता, उदय में साता साता दोनों में से कोई भी कोई भी एक आ सकता है। हाँ। तो इस तरह से बंध व्यवस्था है। उदय व्यवस्था भी ऐसी होती है, अलग अलग जीवों की अलग अलग प्रकृतियों की उदय व्यवस्था होती है। सत्व व्यवस्था होती है। सत्व व्यवस्था नाना जीवों की अपेक्षा तो 48 प्रकृतियों का सत्व होता है, और एक जीव की अपेक्षा अलग अलग होता है। मान लीजिए किसी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, अनादि मिथ्या दृष्टि है, तो अनादि मिथ्या दृष्टि की कम हो जाएंगी। कौन कौन सी कम हो जाएंगी? आर्य कम हो जाएगी, आर्य की सत्ता नहीं होगी, है ना। और उसके बाद तीर्थंकर कम हो जाएगी, सम्यक्त प्रकृति कम हो जाएगी, सम्यक मिथ्या प्रकृति कम हो जाएगी, तो ये कम हो जाती हैं। मिथ्या दृष्टि जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, सादी मिथ्या दृष्टि के हो सकती है इनकी सत्ता, है ना। तो सादी मिथ्या दृष्टि की ज़्यादा होंगी, अनादि मिथ्या दृष्टि की कम होंगी, दूसरे गुणस्थान वाले की कम होंगी। तो अलग अलग गुणस्थानों में नाना जीवों की अपेक्षा सत्य स्थान अलग अलग पाए जाते हैं। अभी अपन पढ़ेंगे कर्मकांड में सत्य स्थान आएंगे यार। अभी उदय चल रहा है, बंध निकल चुका है, अभी उदय चल रहा है। तो इस तरह से ये प्रकृतियों की व्यवस्था अलग अलग होती है, ठीक है। आइए समझ में। एक जीव के एक साथ ना तो बंध होता है सारी प्रकृतियों का, ना उदय होता है, और न सत्व पाया जाता है। एक जीव के नहीं पाया जाता।
नाना जीवों की अपेक्षा ही घटित होता है। बंध उदय सत्व नाना जीवों की अपेक्षा से बनता है। आगे समझ में? और बोलो। नमोस्तु। और कोई प्रश्न? आप करो प्रश्न, आप प्रश्न करो, बैठो। और कोई प्रश्न किसी का? एक बार और बोल दीजिए। क्या? मुझे बंद का एक बार लिखने की। तो बाद में लिख लीजिए, जान जो है, आगे और प्रश्न करो। अच्छा। आगे और प्रश्न कीजिए, और जो समझ में नहीं आया इससे बोलो। कमल कुमार जी। अभी अपने महाराज जी अपने जीव में किसी जीव में तीर्थंकर प्रतीक का सत्य होगा या अभी वर्तमान में किसी के नहीं है, किसी को नहीं। वर्तमान में भरत क्षेत्र में किसी भी जीव के, भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्रों में किसी भी जीव के तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं है। विदेश क्षेत्र में होती है। तो ये काल की अपेक्षा है क्या? अभी पंचम काल में कोई तीर्थंकर प्रकृति का बंध ही नहीं कर पाता है। हाँ, बंद वो भी तो नहीं काल की करेगा अपेक्षा तो हो गया। तब- सहनन की अपेक्षा होगी। बंध नहीं कर सकता है। सहनन की हाँ, अपेक्षा सैनन भी, और सैनन के अलावा तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली अथवा शुद्ध केवली का अभाव है। उनके ही पाद मूल में होता है, उनका अभाव है, तो ना तो छाई सम्य दर्शन होगा, ना तीर्थंकर प्रकृति का सत्य होगा। ठीक है। और पिछले भाव का अपन ला नहीं सकते इस भाव कि वो व्यक्ति मनुष्य गति को प्राप्त नहीं होता है। कल ही बताया था कि जिसने मनुष्य आयु का बंध कर दिया है, ऐसा जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता। जिसने त्रिंच आयु का बंध कर दिया है, ऐसा जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता। ये कल ही बताया था, है ना? हाँ, क्या पूछ रहे थे? कोई जीव यदि उपसम श्रेणी मारता तो एक पर्याय में कितने मार सकता है? कोई जीव उपसम श्रेणी एक पर्याय में मारता है तो 2 बार मार सकता है, अधिक से अधिक। और संपूर्ण संसार अवस्था में 4 बार उपसम श्रेणी मार सकता है, इससे ज्यादा नहीं। एक पर्याय- 5वीं बार मारी तो सीधी छपक श्रेणी मारेगा। महाराज जी, द्वितीय उपसम और प्रथम उपसम कैसे होता है और किस किस को होता है? द्वितीय उपसम और प्रथम उपसम किसको होता है, कैसे कैसे होता है? देखो, अनादि मिथ्या दृष्टि आज हम एक ही बता पाएंगे, फिर समय हो जाएगा, है ना? तो पहले प्रथमोपसम देखते हैं। ठीक है। तो प्रथमोपसम संयुक्त जो होता है वह है अनादि मिथ्या दृष्टि, अथवा कदाचित सादी मिथ्या दृष्टि। जो अनादि जैसा ही हो गया है उसके प्रथमोपसम संयुक्त होता है। अनादिकाल। ठीक है। अनादि मिथ्या दृष्टि अथवा शादी सादी मिथ्या दृष्टि। सादी मिथ्या दृष्टि कौन सा है? जिसका वेदक काल पूर्ण हो चुका है, जिसका वेदक काल पूर्ण हो चुका है, ऐसा मिथ्या दृष्टि प्रथमोपसम संयुक्त को प्राप्त करता है। ठीक है। उसमें मतलब ए, सम्यक दर्शन प्राप्त वेदक काल करने की मतलब अब योग्यता आ गई। इतनी योग्यता आ गई, ऐसा है। सम्यक दर्शन पाने की। शादी की बात बताएं। हाँ, शादी की। शादी, तो शादी का मतलब होता है जिसने पहले सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उसके बाद मिथ्या दृष्टि हो गया। ठीक है। और मिथ्या दृष्टि होकर के सम्यक्त प्रकृति की उद्वेलना कर ली, तो सम्यक्त प्रकृति का द्रव्य था वो मिथ्यात्व में चला गया, तो उसकी स्थिति जो सम्यक्त प्रकृति है उसकी स्थिति 7-8 सागर रह गई। सागरोपम पृथक्त्व स्थिति रह जाने पर अब उसके अंदर क्षयोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता समाप्त हो जाती है। अब वो क्षयोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, अब उपसम ही करेगा, इसके बाद क्षयोपसम करेगा। और इसके पहले माने सम्यक्त प्रकृति की स्थिति सागरोपम पृथक्त्व से ज्यादा थी, उस समय तक वह वेदक संयुक्त प्राप्त कर सकता है। तो जितने समय में वेदक संयुक्त प्राप्त किया जाता है उसको कहते हैं वेदक प्रायोगिक काल। वेदक प्रायोगिक काल। पल्ले का असंख्यात विभाग काल तक वेदक प्रायोगिक काल रहता है। जैसे कोई उपसम सम्य दृष्टि है अथवा क्षयोपसम सम्य दृष्टि है, वो मिथ्यात्व में चला गया,
तो पल्ल के असंख्यातवे भाग तक वेदक प्रायोगिक काल रहता है। माने पल्ल के असंख्यातवे भाग में यदि सम्यक्त तो पैदा करे तो क्षयोपसम सम्यक्त ही पैदा करेगा, उपसम नहीं करेगा। ठीक है। अगर वो काल निकल गया तो फिर और उसके बाद वो काल निकल जाए तो उसके बाद फिर नियम से उपसम ही करेगा, आप क्षयोपसम नहीं कर सकते, माने उसकी शक्ति समाप्त हो गई। 1 मिनट लिख लें कि महाराज जी कितने बताया था अभी? पल्ले का असंख्यातवा भाग, पल्ल का असंख्यातवा भाग काल वेदक काल कहलाता है। इतने काल में कोई भी जीव यदि सम्यक्त प्राप्त करेगा तो क्षयोपसम करेगा, और यदि वेदक काल निकल गया है तो फिर नियम से उपसम ही करेगा। इसी को कहते हैं सादी मिथ्या दृष्टि। जो उपसम सम्यक्त करता है वो सादी मिथ्या दृष्टि। ये हमने बताया था ना, अभी सादी और अनादि। उपसम जैसे छूटा, एक बार छूटा, दूसरा छूटा, फिर इसके बाद फिर वो श्रेणी मार के छायक से फिर वो अपना वो करेगा क्या उपसम वाला। अभी श्रेणी की बात ही नहीं है, श्रेणी का नहीं है बात, अभी बात ही नहीं है श्रेणी की। अभी तो किसकी बात है? उपसम उपसम सम्यक्त की। उपसम ठीक है। तो उपसम सम्यक्त कब कब होता है? जी। तो एक तो अनादि मिथ्या दृष्टि को होता है, और एक साथ एक सादी को होता है। सादी कैसा होना चाहिए? जिसका प्रायोगिक काल निकल गया है। प्रायोगिक काल किसे कहते हैं? जिस काल में वेदक सम्यक्त्व अथवा उपसम वेदक सम्यक्त्व होता है, वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है, उसको प्रायोगिक काल कहते हैं, वेदक प्रायोगिक काल कहते हैं। वेदक कहो या क्षयोपसम कहो एक ही बात, एक ही बात, उसी का नाम है। ठीक है। तो वेदक प्रायोगिक काल एक ही है, वेदक और क्षयोपसम एक ही है। इसको द्वितीयोपसम इसको ही कहते हैं वेदक को। नहीं, ये अलग है ना, द्वितीयोपसम अलग है, द्वितीयोपसम अलग। उसकी बात बाद में करेंगे। अभी उसको भूल जाओ, नहीं तो भटक जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो और वेदक काल कब तक रहता है? पल्योपम के असंख्यात विभाग। वेदक काल। उपसम काल किसे कहते हैं? अब उपसम काल लिख लो। किसे कहते हैं और कहां से प्रारंभ होता है? उपसम काल। उपसम काल। हाँ, तो कोई सम्यक दृष्टि जीव, कोई सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व को प्राप्त होकर या मिथ्या दृष्टि होकर पल्ल के असंख्यात विभाग में सम्यक तो असम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की उद्वेलना करता है। सम्यक तो सम्यक दोनों की उद्वेलना प्रारंभ करता है, लेकिन यहाँ पर अपन को मूल सम्यक प्रकृति से प्रयोजन है। यहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व को छोड़ दीजिए। महाराज जी असंख्यात विभाग में दोनों प्रकृतियों की उद्वेलना करता है, सम्यक और सम्यक प्रकृति। हाँ, लेकिन यहाँ पर अपन को प्रयोजन है सम्यक प्रकृति से। सम्यक मिथ्यात्व को छोड़ दीजिए, वो तो आगे तक चलती है। ठीक है, उद्वेलना करता है, उद्वेलना। तो सम्यक्त प्रकृति की स्थिति माने उद्वेलना करते करते सम्यक्त प्रकृति की स्थिति सागरोपम पृथक्त्व सागरोपम प्रमाण, दोनों तरह से लिख सकते हैं। पृथक्त्व सागरोपम प्रमाण अथवा पृथक्त्व सागरोपम। सम्यक प्रकृति की स्थिति। हाँ, पृथक्त्व सागरोपम प्रमाण। इसको सामान्यतः हम 7-8 सागर लेते हैं, क्योंकि पृथक्त्व का जो काउंटिंग की जाती है वो पृथक्त्व की काउंटिंग 3 से 9 के बीच में संख्या आती है। 3 से ऊपर और 9 के 9 तक संख्या को पृथक्त्व कहते हैं। 7-8 सागर। तो सामान्यतः 7-8 सागर ले लेते हैं। ठीक है ना। लेकिन कहीं कहीं आचार्यों ने जो वैपुल्यवाची संख्या होती हैं, वैपुल्यवाची, उन संख्याओं को भी उन्होंने पृथक्त्व नाम दिया।
जैसे 47 पूर्व कोटि, 95 पूर्व कोटि, 96 पूर्व कोटि, तो इनको भी पृथक्त्व नाम दिया, वैपुल्यवाची संख्याओं को, जो विशेष संख्याएं उनको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा प्रयोजन है 3 से 9 के बीच में, तो हमने क्या लिया, सामान्यतः 7-8 सागर लिया। तो 7-8 सागर जब सम्यक्त प्रकृति की स्थिति रह जाती है, वहां से वेदक काल समाप्त होकर उपसम काल प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है फिर? उपसम काल प्रारंभ हो जाए, वेदक काल समाप्त हो गया। अब प्रकृति की स्थिति सागर प्रमाण है, प्रमाण रह जाती है, प्रमाण रह जाती है। माने उद्वेलना करते करते जब इतनी स्थिति रह जाती है, तो वहां से उपसम काल शुरू, उपसम काल प्रारंभ हो जाता है, वेदक काल समाप्त हो जाता है। ठीक है, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव नियम से उपसम सम्यक्त्व ही प्राप्त करता है। सबसे पहले ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव सबसे पहले नियम से उपसम सम्यक्त्व ही प्राप्त करता है, अन्य सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकता। आपने बोला इतनी स्थिति रह जाती है, तब वहां से उपसम काल प्रारंभ हो जाता है, वेदक संयुक्त काल समाप्त हो जाता है। तो वो तो वेदक काल समाप्त होने पर है, सारी मिथ्या दृष्टि भी हो गई। तो सादी मिथ्या दृष्टि तो है ही, वो तो है ही। ये सादी मिथ्या दृष्टि का ही तो उपसम काल रह जाता है। अच्छा, वेदक प्रायोगिक काल ये मिथ्या दृष्टि का ही चल रहा है, ये सम्य दृष्टि नहीं है। यहाँ पर ये मिथ्या दृष्टि ही है, उद्वेलना कर रहा है। तो वेदक काल क्यों कहा है, वेदक प्रायोगिक काल इसलिए कहा है कि अगर वेदक में करेगा तो छायक करेगा, अगर इस बीच में यदि सम्यक्त प्राप्त कर ले तो वेदक सम्यक्त प्राप्त कर लेता है। जैसे कोई मान लीजिए अभी सम्यक दृष्टि है और वो मिथ्या दृष्टि हो गया, और 1 घंटे बाद उसने फिर सम्यक्त प्राप्त किया, तो वेदक सम्यक्त करेगा। 1 दिन बाद प्राप्त किया तो भी वेदक करेगा, 1 साल बाद प्राप्त किया तो भी वेदक करेगा, 10 साल बाद किया तो भी वेदक करेगा, 1000 साल बाद किया तो भी वेदक करेगा, लाख साल बाद तो भी वेदक करेगा, 1 करोड़ बाद किया तो भी वेदक करेगा। तो ये इसका वेदक काल चल रहा है। कब तक, जब तक पल्लिका संख्यात भाग, और पल्लिका के संख्यातवें भाग में असंख्यात वर्ष होते हैं, तो वहां तक ये वेदक सम्यक्त ही प्राप्त करेगा, जब तक इसका वेदक काल चल रहा है। और वेदक प्रायोगिक काल समझ में आ गया, फिर उपसम काल समझ में आ गया, है ना। तो ये चीजें जो है, तो ऐसा मिथ्या दृष्टि उपसम सम्यक्त को प्राप्त करता है। और अनादि मिथ्या दृष्टि, जिसके अनादि मिथ्या दृष्टि भी उपसम सम्यक्त को प्राप्त करता है। आगे समझ में, गर्भज होना चाहिए, सम्मूर्छन नहीं करता। अनादि मिथ्या दृष्टि, हाँ, गर्भज होना चाहिए, मतलब मनुष्य पर्याय तो अथवा जिसका उपपाद से जन्म हुआ है, जैसे देव, नारकी, गर्भज में तो त्रियंच भी आएंगे, गर्भज में त्रियंच मनुष्य, और मनुष्य आएंगे, और उत्पाद में देव आएंगे, देव और नारकी। नारकी। लेकिन जो सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं, मेढक, मगरमच्छ, इनमें ये उपसम सम्यक्त तो नहीं होता। ठीक है, उनको नहीं होता। गर्भज होना चाहिए, संगी पंचेंद्रिय, पर्याप्त, जागृत, साकार उपयोगी अथवा अनाकार उपयोगी, दोनों में से कोई हो सकता है। साकार और अनाकार उपयोगी माने दर्शनोपयोगी अथवा ज्ञान उपयोगी। ठीक है, तो ये जो है सम्यक्त की प्राप्ति की योग्यता है, जिसका संसार काल अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर रह गया है। इसमें आचार्यों के 2 मत हैं। एक आचार्य कहते हैं कि जैसे उपसम सम्यक्त होता है, तो वैसे ही जो अनंत संसार था वो अर्ध पुद्गल परावर्तन रह जाता है,
और एक आचार्य कहते हैं कि उसका अर्थ पुद्गल परावर्तन रह जाता है तो सम्यक्त्व प्राप्त होता है ना। तो दोनों के कथन है, तो दोनों की शब्द भेद हो सकता है, बाकी भाव एक ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। एक के अनुसार अल्प परावर्तन उसको हाँ, इसका जो है, तो होगा। इसका जो नहीं भटकना नहीं पड़ेगा। इसका जो है रतन चंद मुक्तार जी ने बहुत अच्छी तरह से सामंजस्य बिठाया है। आधा गिलास भरा है, आधा खाली है। हाँ तो अब कहते हैं कि क्या उसको अर्ध पुद्गल परावर्तन भ्रमण करना ही पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, उसके पहले भी जा सकता है, अन्यथा उतने में तो चला ही जाएगा। मतलब मैक्सिमम तो वो है ही। मैक्सिमम, और मिनिमम का मिनिमम अंतर्मूर्त, ठीक है, मिनिमम काल अंतर्मूर्त रह गया है, मैक्सिमम अर्ध पुद्गल परावर्तन रह गया है। तो ऐसे जीव को प्रथमोपसम संयुक्त प्राप्त होता है, ठीक है। काल लब्धि, ये काल लब्धि बहुत खतरनाक, जहां देखो जहां काल लब्धि नहीं है, जहां देखो जहां काल लब्धि नहीं है। काल लब्धि होती क्या है? पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। काम पूरा हो जाए वही समझ वही काम। तुम्हारे सामने थाली आ जाए भोजन की, और भोजन की थाली आ जाए और कहो काल लब्धि आ जाए, से भोजन हो जाएगा। खाना तो पड़ेगा तभी। पुरुषार्थ अरे मर जाएंगे भूखों, नहीं आएगी काल लब्धि, कभी नहीं आएगी। लेकिन यदि हमने पुरुषार्थ किया, ग्रास उठाया और मुंह में दिया, चबाया, पेट में गया, तो पेट भर जाएगा। अब काल लब्धि नहीं, भोजन कैसे होगा? अरे जिस समय जो कार्य हो रहा है वही उसकी काल लब्धि है। काल लब्धि की बहुत बड़ी चीज नहीं है। जिस समय जो कार्य हो रहा है वही उसकी काल लब्धि है। तो लोग कहते हैं ना, अरे मुनि पर्याय आएगी नहीं, मुनि पर्याय आएगी, मुनि बनूंगा नहीं, मुनि पर्याय तो आएगी। ये तो उस पर भी तो विश्वास नहीं है, उस पर भी तो श्रद्धा नहीं है। जिसकी आ गई उसको तो समझ, और जिसकी आ गई उसको तो नमस्तु कर दो। जिसकी आएगी भाई तुम्हारी नहीं आएगी, ठीक है, जब आएगी तो आएगी, लेकिन जिसकी आ गई उसको तो नमस्तु कर दो। वो तो कहते हैं मिथ्यात्व हो जाएगा। हाँ, मिथ्यात्व हो जाएगा। अभी वो सम्यक दृष्टि है। वे सम्यक दृष्टि है, और मुनि महाराज को नमस्तु बोले मिथ्या दृष्टि हो मिथ्या जाएगी। दृष्टि। तो ये सब, जब तक कपड़े पहने कुछ नहीं है, और जैसे ही कपड़े उतारे बस हाँ, अभव्य जीव ने किसी भव्य जीव को संबोधन कर दिया, अब अभव्य तो मिथ्या दृष्टि है ना। अभव्य तो क्या है? मिथ्या दृष्टि। उसने संबोधन कर दिया तो उसका संबोधन भव्य जीव को संयुक्त प्राप्त करा के मोक्ष पहुंचा सकता है। जबकि वो मिथ्या वे दृष्टि। वही रहेंगे, आत्मचिंतन में लगे रहेंगे जीवन। ठीक है, क्योंकि उपदेश तो उसका सम्यक है, भले वो मिथ्या दृष्टि है, उपदेश तो आत्मा का दे रहा है। तो वो सम्यक्त को प्राप्त करके मोक्ष चला जाए, वो नहीं जा पाएगा। अब अभी जीव की बात कर रहे हैं। उसको छठवां बोलते हुए 6% उसको मिलता है, फिर क्या मिला उसको? किसको? अभव्य को जैसे पुण्य मिलेगा ना, संबोधन, पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा। सम्य दर्शन नहीं होगा, पुण्य मिलेगा, जाता है। 9वें गिरेवे में चला जाएगा। हाँ, 9 बार तक जाता है, अब हाँ, फिर आ जाता है लौट। फिर आ जाता लौट के। तो ये भाव दशा है, ये परिणामों की दशा है। तो अपन ने आज जो है उपसम संयुक्त को देखा। वो उस दिन यही तो बता रहे थे, 28 मूल गुणों का निरातिचार पालन करता है मुनिराज। हाँ, मतलब 6वें 7वें गुण स्थान में, और फिर वो मतलब पहले गुण स्थान में आके 9वें ग्रह तक जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। श्रद्धा नहीं है, पहले पीले तो नहीं, छठवें गुणस्थान में, छठवें गुणस्थान में पालन करते हैं 28 मूल गुणों का, 7वें गुणस्थान 6वें 7वें, तो वो मिथ्यात्मा करके गिरे बिक जाएंगे, ये कोई जरूरी थोड़ी है। वही उस दिन उसको पूछ नहीं, लिया था, इसको तो बोला, इसको अपन बाद में देखेंगे, है ना। अपने मेन विषय अपना चल रहा है उपसम संयुक्त पर, ठीक है ना। तो उपसम संयुक्त की योग्यता हमने बतलाई कि ये इस तरह की योग्यता होना चाहिए। फिर उसके बाद वो पंचलब्धियां करता है।
पांचों लब्धियों में शिवोपम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि। प्रायोगिक लब्धि में जो उसके सत्ता पड़ी थी 70 कोड़ा कोड़ी सागर की, उसको अंतर कोटा कोटी कर देता है ना, स्त्री कांड घात के द्वारा। और कर्ण लब्धि के 3 भेद होते हैं, अधय कर्ण, अपूर्व कर्ण, अनिवृत्ति कर्ण। तो अनिवृत्ति कर्ण, अधय कर्ण में वह विशुद्धि बढ़ाता जाता है, बंधापसरण होते जाते हैं, विशुद्धि बढ़ाता जाता है। तो प्रकृति बंधापसरण और स्थिति बंधापसरण, 2 प्रकार के बंधापसरण होते हैं, ठीक है। स्थिति बंधापसरण एक अंतर मुहूर्त में पल्लिका संख्या का भाग स्थिति को कम कर देता है। ऐसे हजारों बंधापसरण हो जाते हैं, तो उसकी 7-8 सागर स्थिति कम हो जाती है, 700-800 सागर। तो 700-800 सागर स्थिति कम हो जाती है तो एक प्रकृति बंधापसरण हो जाता है। फिर 700-800 सागर बंधापसरण करता है तो फिर दूसरा प्रकृति बंधापसरण हो जाता है। तो ऐसे 2 प्रकार से चलते हैं, स्थिति बंधापसरण और प्रकृति बंधापसरण, ठीक है। तो इस तरह से बंधापसरण करता जाता है। उसके बाद अपूर्व कर्ण में पहुंचता है। तो अपूर्व कर्ण में वहां पर गुण श्रेणी निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। स्त्री कांड घात, अनुवाद कांड घात, बंधापसरण, है ना, गुण संक्रमण। लेकिन प्रथमोपसम संयुक्त में गुण संक्रमण और गुण श्रेणी, गुण संक्रमण नहीं होता है यहाँ पर किसी प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का करेगा गुण संक्रमण? कोई भी प्रकृति गुण संक्रमण के योग्य नहीं है अभी। क्यों नहीं है? गुण संक्रमण के योग्य कब होती है? जब उस प्रकृति का बंध विच्युति हो जाती है, वही तो वह बंद हो रहा है, मिथ्यात्व का बंद हो रहा है। तो मिथ्यात्व का गुण संक्रमण नहीं करता है, लेकिन अनिवृत्तिकरण पहुंच जाता है। जब प्रथमोपसम संयुक्त प्राप्त कर लेता है तो पहले समय से ही गुण संक्रमण प्रारंभ हो जाता है उसका। इसलिए वहां पर ये व्यवस्था बनती है इस तरह से। तो पहले अधयकरण किया, अपूर्व कर्ण किया। तो अपूर्व कर्ण की परिभाषा यही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है ना। गुण संक्रमण यहाँ नहीं होता है, बाकी अन्य कार्य होते हैं। तो गुण संक्रमण किया, इसके बाद अनिवृत्तिकरण में पहुंचा। अनिवृत्तिकरण में एक अंतरकरण होता है। अंतरकरण करने के बाद जो मिथ्यात्व का द्रव्य है उसको वहां से अलग कर देता है और ऊपर नीचे कर देता है, बीच की स्थिति खाली कर देता है। और जैसी बोधे में आती है तो वहां पर जो है उसे उपसम संयुक्त हो जाता है। उपसम संयुक्त हो जाता है तो वहां से उसका गुण संक्रमण भी प्रारंभ हो जाता है। मिथ्यात्व कर्म का गुण संक्रमण, मिथ्यात्व का द्रव्य संयुक्त प्रकृति में और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति में देना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार से ये उपसम संयुक्त जीव को होता है। तो ये चौथे गुण स्थान में पहुंच जाता है? नहीं, हाँ, चौथे में पहुंच जाता है। चौथे पहुंच जाता है, हाँ, वही करेगा। जैसे ही उपसम संयुक्त प्राप्त किया तो पहले गुण स्थान से सीधा चौथे में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से ये उपसम संयुक्त होता है। अब इसको हम बोर्ड पे समझा सकते हैं। बोर्ड पे जो हमने कई बार समझाया इसको, तो बोर्ड पे एकदम क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है। हालांकि आप लोगों की समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत रहा होगा तो और पूछ लेने बाद में। तो इस तरह से ये प्रथमोपसम संयुक्त होता है। प्रथमोपसम संयुक्त। और एक बात ध्यान रखना, अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी का कभी उपसम नहीं होता। खत्म ही होगी। अनंतानुबंधी कसाय उदयावली में रहती है, लेकिन उदयावली में रह करके भी वो अन्य कसायों में परिणमित होकर के निकलती जाती है, अन्य कसायों में। और जब अन्य कसायों में परिणमित होकर के निकल रही है स्त्रीभूत संक्रमण के द्वारा, जब उसमें जो उपसम संयुक्त है उसके काल में, उसका काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। तो अंतर्मुहूर्त काल में अधिकतम 6 और कम से कम एक समय रहने पर यदि उसका परिणाम बिगड़ जाए तो तत्काल अनंतानुबंधी अपने रूप उदय में होकर के आ जाती है। और जैसे ही अपने रूप उदय में होकर के आती है उसी का नाम है सासाधन। संयुक्त की आसाधना कर दी। क्या वो अनंतानुबंधी का कभी उपसम नहीं होता। अनंतानुबंधी नहीं दबती है। अनंतानुबंधी उदयावली में है, उदय आ रहा है उसका, लेकिन उसका उदय अन्य कसाय में होकर के निकल जाता है। अप्रत्यक्षानुवरण, प्रत्यक्षानुवरण, संजुरण, उनमें होकर के निकल जाता है।
जब उसके उपसम संयुक्त के काल में अधिकतम 46 और कम से कम एक समय रह जाता है, परिणाम बिगड़ता है, तो तत्काल अनुबंधी का साय उदय में आ जाती है। उसी का नाम है साधन गुणस्थान। इस तरह से ये व्यवस्था रहती है। अभी इसका काल अंतर कितने बार होता है आगे अपना कल देखेंगे। आज अपना समय पूर्ण हो चुका है। बोले महावीर भगवान की उपसम समय के काल में 46 वर्ष से रहता है। हाँ